एवरीवन और इस शानदार रिवीजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एक्सप्लेनर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को मास्टर करने का एकदम रैपिड और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होने वाला है। तो बिना देर किए पूरी एनर्जी और फोकस के साथ चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। आज के हमारे एजेंडा में शामिल हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की नींव, कॉस्टिंग के तरीके, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट डेफिनेशंस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट्स का क्लासिफिकेशन और फाइनली कॉस्ट शीट को बिल्ड करना। हम एकदम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करके फाइनल कॉस्ट शीट की असेंबली तक का पूरा सफर एक साथ तय करेंगे। सेक्शन 1 फाउंडेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द रूट्स एंड द रूल्स। यहां सबसे पहले 3 बहुत ही अहम शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जो खर्चा लगता है वो कॉस्ट है। उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने की जो तकनीक होती है उसे कॉस्टिंग कहते हैं। और जब उसी कॉस्ट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है ना, तो वो डिसिप्लिन कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। तो चलिए इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग के एवोल्यूशन को देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान इंडस्ट्रियल ज़रूरतें अचानक से बहुत बढ़ गईं और यहीं से कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। फिर 1959 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आया जब कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट एस्टैब्लिश किया गया और इसके बाद 1968 में कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया जो एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए रिजर्व्ड है। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कितना अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा साल के अंत में बैंक या क्रेडिटर्स जैसे बाहरी यूजर्स के लिए बनता है और पूरी कंपनी का एग्रीगेट परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट के लिए है। ये मैनेजमेंट की ज़रूरत के हिसाब से बनता है और हर एक प्रोडक्ट या सर्विस की अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। मतलब ये मैनेजमेंट के लिए एकदम अल्टीमेट सोल्यूशन है। सेक्शन 2 कॉस्टिंग मेथड्स एंड सिस्टम्स, मैचिंग द टूल टू द ट्रेड। थ्योरी से निकलकर अब थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ शिफ्ट करते हैं। हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, राइट? इसीलिए हर इंडस्ट्री को कॉस्ट मापने के लिए टूल्स भी बिल्कुल अलग अलग चाहिए होते हैं। इन पेयरिंग्स को एकदम दिमाग में बैठा लेना एग्जाम के लिए बहुत काम का है। सर्विस सेक्टर जैसे हॉस्पिटल्स और एयरलाइंस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगता है। जहां काम मल्टी स्टेज हो जैसे गन्ने से चीनी बनाना या मस्टर्ड ऑयल निकालना, वहां प्रोसेस कॉस्टिंग आता है। कस्टम शॉर्ट ड्यूरेशन काम जैसे टेलरिंग या प्रिंटिंग के लिए जॉब कॉस्टिंग है और वही काम अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जैसे ब्रिज बनाना तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। टॉयज या मोबाइल फोन्स जैसी हाई वैरायटी वाली चीजों में बैच कॉस्टिंग लगता है और आखिर में एयरक्राफ्ट या गाड़ियों जैसी कॉम्प्लेक्स असेंबली जहां होती है वहां मल्टीपल कॉस्टिंग यूज किया जाता है। अब इन दो अप्रोचेस को आमने सामने रखकर देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हमेशा पास्ट में देखती है, यानी खर्चा हो जाने के बाद पीछे मुड़कर कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इसके बिल्कुल उलट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा फॉरवर्ड देखती है, जहां प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही एडवांस में कॉस्ट को एस्टिमेट करके प्री डिटरमाइन कर लिया जाता है। और यहां सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि मैनेजमेंट प्राइसिंग डिसीजन लेते टाइम खर्चों को ट्रीट कैसे करता है। अगर मैनेजमेंट फिक्स्ड रेंट और वेरिएबल रॉ मटेरियल दोनों को कॉस्ट में जोड़ता है तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। लेकिन अगर सिर्फ उन वेरिएबल खर्चों को कंसिडर किया जाए जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ सीधे ऊपर नीचे होते हैं तो उसे डायरेक्ट कॉस्टिंग कहा जाता है। सेक्शन 3 Important cost definitions, the vocabulary of value। चलिए अब टर्मिनोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने के लिए इस डेंस वोकैबुलरी को मास्टर करना एक बहुत जरूरी कदम है। सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मान लीजिए एक गोडाउन है और उसे किराए पर देने के 2 ऑप्शंस हैं। अगर रैशनल डिसीजन लेकर एक किराएदार को चुन लिया जाता है तो दूसरे किराएदार से जो रेंट मिल सकता था वो तो छोड़ना पड़ा ना। बस वही छोड़ा गया नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का वैल्यू ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। और ये है संक कॉस्ट। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये है डूबा हुआ पैसा। ये वो खर्चा है जो हो चुका है और अब किसी भी सूरत में रिकवर नहीं हो सकता। इसीलिए एक समझदार मैनेजमेंट को फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में इस डूबे हुए खर्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए। अब एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बीच का फर्क समझना बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करते हैं ब्रिटानिया की एक फैक्ट्री है जहां केक, बिस्किट और ब्रेड बनते हैं। अगर हर डिपार्टमेंट का अपना अलग बिजली का मीटर है तो सीधे कॉस्ट असाइन करना बहुत आसान है। ये कॉस्ट एलोकेशन है। लेकिन अगर पूरी फैक्ट्री का मीटर एक ही है और बिल भी एक साथ आता है तो उस शेयर्ड कॉस्ट को एक प्री डिटरमिन्ड रेशियो में बांटना पड़ता है और इसे ही कॉस्ट अपोर्शनमेंट कहते हैं।
सेक्शन 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेमोराइजिंग द 24 रूल्स। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी CAS के इन 24 नियमों के लिस्ट देखकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बेहतरीन निमोनिक विजुअलाइजेशन टेक्निक से ये डेंस रूल्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं 1 से 11 तक की इस इंटरेस्टिंग फर्स्ट क्लास स्टोरी से। जब फर्स्ट क्लास में थे यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, तो सिर्फ 2 वर्ड कैपेसिटी डिटर्मिनेशन याद करने की क्षमता थी। तीसरा वर्ड तो सिर के ऊपर से जाता था, यानी ओवरहेड्स। फिर किसी ने कहा कि कंजम्पशन बढ़ाओ, कैप्टिव कंजम्पशन, तो ट्रांसपोर्ट से मटेरियल मंगवाया गया। उसे उतारने के लिए एम्प्लॉय को बुलाया, जिसने यूटिलिटी के लिए उसे पैक किया और सीधे एडमिन को भेज दिया। इस एक मजेदार कहानी में 1 से 11 तक के सारे स्टैंडर्ड्स बड़ी आसानी से आ जाते हैं। चलिए इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। 12 से 17 के लिए हमारे पास है कार रिपेयर स्टोरी। देखिए, कार को रिपेयर करवाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, अगर सर्विस नहीं करवाएंगे। नहीं तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा और मजबूरन उसे सेल करना पड़ जाएगा। और डेप्रिसिएशन लगी हुई कार में किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो होगा नहीं। ये बहुत ही आसान तरीका है इन 6 स्टैंडर्ड्स को आपस में जोड़ने का। और 18 से 24 के लिए हमारी आखिरी कहानी है R&D रूम स्टोरी। मान लेते हैं R&D की टीम एक जॉइंट रूम में बहुत ही रॉयल तरीके से रहती है, क्योंकि उन्हें क्वालिटी कंट्रोल बहुत पसंद है। और इसी रॉयल लाइफस्टाइल की वजह से मैन्युफैक्चरिंग वालों पर एक ओवरबर्डन है रेवेन्यू लेकर आने का। इस सीक्वेंस से 24 के 24 रूल्स एकदम आराम से दिमाग में फिट हो जाते हैं। सेक्शन 5 क्लासिफाइंग द कॉस्ट्स, सॉर्टिंग द डेटा। फाइनल कॉस्ट शीट बनाने से पहले डेटा और कॉस्ट्स को सही तरीके से क्लासिफाई करना एक बेसिक लेकिन बहुत ही फाउंडेशनल स्टेप है। चलिए देखते हैं खर्चों को किन आधारों पर बांटा जाता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के नेचर, ट्रेसेबिलिटी और फंक्शन जैसे बेसिस तो हैं ही, लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है बिहेवियर के बेसिस पर कॉस्ट को समझना। इसे एक इंसान के कैरेक्टर की तरह देखिए। जो खर्च एकदम स्ट्रिक्ट होता है, जो बदलता नहीं, वो फिक्स कॉस्ट है। और जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो प्रोडक्शन के साथ घटता या बढ़ता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। इन कैरेक्टर ट्रेट से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सेक्शन 6 बिल्डिंग द कॉस्ट शीट, द अल्टीमेट असेंबली। फाइनली हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स हिस्से पर पहुंच गए हैं, बिल्डिंग द कॉस्ट शीट। ये वो अल्टीमेट असेंबली है, एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जहां अब तक डिस्कस किए गए सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ जुड़कर फाइनल रिजल्ट देते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरुआत होती है प्राइम कॉस्ट से, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। फिर इसमें फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। इसके बाद ऑफिस के खर्चे जोड़ते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। फिर फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फाइनली सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जोड़कर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आता है। इसमें प्रॉफिट जोड़ने पर आखिर में हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे ओवरहेड की हर एक नई लेयर कच्चे माल को फाइनल रिटेल प्राइस के और करीब ले आती है। यहाँ एक बहुत ही वाइटल एग्जाम टिप है जिस पे खास ध्यान देना है। डायरेक्ट मटेरियल के इस फॉर्मूले में कैरेज इनवर्ड्स को प्लस किया गया है, क्योंकि ये वो भाड़ा है जो मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर लाता है। लेकिन कैरेज आउटवर्ड्स इसमें बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो तैयार सामान को बाहर ले जाने का खर्चा है और उसका सही स्थान कॉस्ट शीट में सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर होता है। अब बात करते हैं उस लिस्ट की जिसे कॉस्ट शीट से हमेशा दूर रखना है, हमारी नेवर इंक्लूड लिस्ट। इनकम टैक्स, डिविडेंड, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट, ओनर के पर्सनल खर्चे या डोनेशंस, ये सब प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। एक फंक्शनल कॉस्ट शीट के अंदर इनका बिल्कुल कोई भी स्थान नहीं है। इन्हें हमेशा कॉस्ट शीट से बाहर ही रखना है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, कॉस्ट अकाउंटिंग के इन ग्रेन्युलर बिल्डिंग ब्लॉक्स को मास्टर करना मैनेजमेंट को आखिर कैसे एम्पावर करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि ये मैनेजमेंट को हर एक वेस्टेज को पहचानने और उसे एलिमिनेट करने की ताकत देता है, और इसी से फ्यूचर में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की असल पावर यही है। उम्मीद है ये रिवीजन सेशन सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने में काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह सीखते रहिए और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए।